छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब एक शक्ति ने आकर इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल दिया। आज हम उसी मराठा शक्ति की कहानी को जानेंगे कि कैसे वो एक बाहरी ताकत से शासक बने और फिर कैसे उनकी सत्ता बिखर गई। चलिए, इतिहास के इस बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ना। और हमारे लिए वो टर्निंग पॉइंट्स हैं ये 4 तारीखें: 1741, 1758, 1818 और 1854। ये सिर्फ साल नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के 4 सबसे बड़े मील के पत्थर हैं। एक आक्रमण से लेकर विलय तक ये तारीखें हमें पूरी कहानी बताएंगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत होती है एक हमले से। अब सवाल ये उठता है कि मराठा जो महाराष्ट्र के थे वो भला छत्तीसगढ़ तक पहुंचे कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल कि उन्होंने सदियों पुरानी कलचुरी सत्ता को आखिर उखाड़ कैसे फेंका। आइए इस कहानी के पहले अध्याय में चलते। सोचिए, साल है 1741। मराठा सेनापति भास्कर पंत अपनी पूरी सेना के साथ रतनपुर के दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं। सबको लगा एक भयंकर लड़ाई होगी, पर हुआ कुछ और ही। हैरानी की बात तो ये थी कि कोई बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं। कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। ये एक ऐसा आत्मसमर्पण था जिसने छत्तीसगढ़ का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो शुरुआत में मराठों ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने सीधे गद्दी नहीं संभाली। करीब 17 साल तक उन्होंने पर्दे के पीछे से राज किया। मतलब राजा तो कलचुरी ही थे, लेकिन असली पावर थी नागपुर में। पर 1758 आते आते ये पूरा खेल बदल गया। मराठों ने तय कर लिया कि अब किसी कठपुतली के सहारे नहीं, बल्कि वो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ पर हुकूमत करेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। और इस सीधे शासन की कमान संभालने आए बिम्बाजी भोंसले। ये कोई मामूली गवर्नर नहीं थे, ये थे छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्र मराठा शासक। उन्होंने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और ये साफ कर दिया कि अब पावर का सेंटर नागपुर नहीं, बल्कि खुद छत्तीसगढ़ ही होगा। तो अब कहानी पहुंचती है मराठा शासन के, कह सकते हैं, गोल्डन पीरियड में। ये बिम्बाजी भोंसले का दौर था। उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की, बल्कि एक बिखरे हुए इलाके को एक मजबूत राज्य की शक्ल दी। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो नंबर दिख रहा है 27, ये बिम्बाजी के शासन का एक तरह से सीक्रेट कोड था। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बुनियाद थी। इसे कहते थे परगना प्रणाली। तो आखिर ये सिस्टम था क्या? देखिए, बिम्बाजी भोंसले सिर्फ एक जंग जीतने वाले योद्धा नहीं थे, वो एक स्टेट बिल्डर थे, एक निर्माता। उन्होंने पूरे राज्य को 27 छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों यानी परगनों में बांट दिया। इससे हुआ ये कि शासन चलाना बहुत आसान हो गया। उन्होंने अदालतें बनाई ताकि लोगों को इंसाफ मिले, टैक्स वसूलने का एक सिस्टम बनाया। यहाँ तक कि राम टेकरी जैसे मंदिरों को सपोर्ट देकर उन्होंने ये भी दिखाया कि वो संस्कृति की भी कद्र करते हैं। सोचिए, बिम्बाजी का काम इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज यूरोप तक सुनाई दी। कोलब्रुक नाम का एक यूरोपियन ट्रैवलर स्पेशली ये देखने आया कि भाई छत्तीसगढ़ में आखिर ऐसा हो क्या रहा है। उसका यहाँ आना ही इस बात का सबूत है कि ये इलाका अब कोई गुमनाम जगह नहीं, बल्कि एक अहम राज्य बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बिम्बाजी की मौत के बाद सत्ता के लिए एक होड़ मच गई। और ये तो सब जानते हैं कि जब घर में फूट पड़ती है तो बाहर वालों को दरवाज़ा खटखटाने का मौका मिल ही जाता है। यहीं से मराठा शक्ति के पतन और अंग्रेज़ों के आने की कहानी शुरू होती है। बिम्बाजी के बाद तो जैसे एक म्यूजिकल चेयर का खेल शुरू हो गया। एक के बाद एक शासक आए और गए। चिमना जी, व्यंको जी, पुरुषा जी, अप्पा जी, कोई भी लंबे समय तक टिक ही नहीं पाया। और इसी उथल पुथल ने मराठा शासन की जड़ों को अंदर से खोखला कर दिया। और इसी पॉलिटिकल कंफ्यूजन के बीच व्यंको जी भोसले ने एक ऐसी गलती की जो बहुत भारी पड़ने वाली थी। उन्होंने शुरू की सूबेदारी प्रणाली। अब इसका मतलब समझिए। इसका मतलब था कि छत्तीसगढ़ का शासक अब छत्तीसगढ़ में नहीं बैठेगा, बल्कि नागपुर से भेजे गए सूबेदार यहाँ राज करेंगे। इससे क्या हुआ? लोकल लोगों की कोई सुनने वाला नहीं रहा और करप्शन आसमान छूने लगा। और फिर वो दिन आया जिसने कहानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। साल था 1817 और लड़ाई थी सीताबर्डी की। अप्पा जी भोंसले ने अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली, लेकिन वो हार गए। ये सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये मराठा आज़ादी के ताबूत में पहली कील थी।
अब खेल में एक नया और कहीं ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी आ चुका था और वो थे ब्रिटिश। तो सवाल बड़ा सीधा है, इतनी मजबूत मराठा पावर आखिर इतनी तेजी से ढह कैसे गई? क्या ये सिर्फ एक लड़ाई का नतीजा था? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। ये तो एक के बाद एक हुए ब्लंडर्स का नतीजा था। सबसे पहले एक मजबूत लीडर की कमी, फिर नागपुर से रिमोट कंट्रोल वाला शासन, उसके बाद अपनों की ही गद्दारी और आखिर में अंग्रेजों से सैन्य हार। इन सब ने मिलकर 1818 में अंग्रेजों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। तो अब सीन में एंट्री होती है अंग्रेजों की। पहले सुपरिंटेंडेंट थे कैप्टन एडमंड, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए कैप्टन एग्न्यू। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने छत्तीसगढ़ का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने राजधानी को रतनपुर से शिफ्ट करके रायपुर बना दिया। सोचिए, आज जो रायपुर राजधानी है उसकी नींव उसी दिन रखी गई थी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। मराठों को एक आखिरी मौका मिला, पर सवाल ये था कि क्या ये एक नई सुबह थी या बस अंत की शुरुआत? चलिए भोसला शासन के आखिरी दौर पर एक नजर डालते हैं। तो 1830 में अंग्रेजों ने रघुजी तृतीय को राजा तो बना दिया, पर लगाम अपने ही हाथ में रखी। ये नाम की आज़ादी थी। और इसी दौरान एक बहुत ही शोषण करने वाली जिलेदारी प्रणाली लाई गई। इसमें होता ये था कि टैक्स वसूलने का अधिकार उसे मिलता था जो सबसे ज्यादा बोली लगाए। नतीजा, जनता पर जुल्म की इंतहा हो गई। लेकिन जनता कब तक चुप बैठती? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये पूरा दौर विद्रोहों का दौर था। धमधा में, बरगढ़ में और खासकर हिड़मा मांझी के नेतृत्व में हुआ मोरिया विद्रोह, ये सब इस जुल्म के खिलाफ उठी आवाजें थीं। और फिर अंग्रेजों ने अपना आखिरी पत्ता खेला, अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया। ये थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। इसका नियम बहुत सिंपल था, जिस भी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होगा, उसका राजपाट ऑटोमेटिकली अंग्रेजों का हो जाएगा। ये एक तरह का कानूनी जाल था जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। और 1854 में आखिर वही हुआ जिसका अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। राजा रघुजी तृतीय की मौत हो गई और उनका कोई वारिस नहीं था। बस लॉर्ड डलहौजी ने एक पल भी नहीं गवाया, हड़प नीति लागू की गई और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से मराठा शासन का सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो इस तरह एक पूरी सदी तक राज करने के बाद मराठा दौर खत्म हुआ और छत्तीसगढ़ ऑफिशियली ब्रिटिश इंडिया का एक हिस्सा बन गया। तो हमने ये पूरी कहानी देखी, कैसे सत्ता कलचूरियों से मराठों के पास गई और फिर मराठों से अंग्रेजों के पास। लेकिन इन सब सत्ता के बदलावों के बीच एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब ये तख्त बदल रहे थे, शासक बदल रहे थे, तो उस आम इंसान की जिंदगी में क्या बदल रहा था? उसकी सुबह क्या पहले से बेहतर हो रही थी या रातें और भी काली? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का लेखा जोखा नहीं होता, ये आम लोगों पर पड़ते असर की कहानी भी है।